इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं। पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। राजस्थान में जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं, विधानसभा की 200 सीटें, तो वहीं पर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा की 230 सीटें हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे राजस्थान को लेकर। वहाँ की जो अभी सियासत चल रही है, जो खासतौर पर जो लोग नज़र बनाए हुए हैं वो नज़रें टिकी हुई हैं वसुंधरा राजे के ऊपर, क्योंकि जिस तरह पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने उनको इग्नोर किया है वहाँ पर, तो इसको लेकर भी बात करेंगे। आखिर वसुंधरा राजे क्यों इतनी ज़रूरी है बीजेपी के लिए राजस्थान में, और कैसे वसुंधरा राजे के समकक्ष बीजेपी ने कोशिश की है बहुत से लोगों को खड़ा करने के लिए, लेकिन अभी तक उतनी कामयाबी उनको नहीं मिली है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे राजस्थान को लेकर, वहाँ की सियासत को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर कि जो पिछले 3 दशकों से वहाँ का पूरा रिकॉर्ड रहा है राजस्थान का। तो वहाँ की जनता 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस इसी तरह चुनती आई है, और कांग्रेस की सीटें उतनी मिलती हैं तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते हैं। बीजेपी अगर सीटें जीतती थी तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होती थी। तो वर्तमान में भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। तो अगर 3 दशकों के रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो इस बार बीजेपी के चांसेस हैं, हो सकता है बीजेपी की सरकार वहाँ बन जाए। अगर वहाँ बीजेपी उतनी सीटें जीत लेती है तो क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में हम वसुंधरा राजे को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है राजस्थान की सियासत में। और बीजेपी इस बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम उसी को लेकर बात करेंगे, वसुंधरा राजे को लेकर बात करेंगे। इसी साल 31 मई को राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया था, और उस रैली के मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे। लेकिन राजस्थान की सियासत पर जो लोग नज़र रखते थे उनकी नज़रें सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर टिकी थी, वो थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की कुर्सी ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में लगाई गई थी, और जो पूरे बैनर पोस्टर बने हुए थे उसमें भी बाकायदा उनको जगह मिली थी, वसुंधरा राजे को जगह मिली थी। जबकि ऐसा नहीं था। साल 2019 के बाद जब सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, इसके बाद वसुंधरा राजे की तस्वीर लगभग गायब हो गई थी। और वसुंधरा राजे भी जो आधिकारिक कार्यक्रम होते थे बीजेपी के, उसमें भी वो जाती नहीं थी, उस पर शामिल नहीं होती थी। इस रैली के बाद लोग कयास लगाने लगे थे कि मोदी, शाह और वसुंधरा के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले महीने अगस्त में बीजेपी ने राजस्थान के लिए 2 समितियों का गठन किया। पहली थी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और दूसरी थी प्रदेश संकल्प पत्र समिति। लेकिन इन दोनों समितियों में वसुंधरा राजे का नाम नहीं था, बल्कि उनके ध्रुव विरोधियों का नाम इसमें ज़रूर था, जिनमें से एक थे घनश्याम तिवारी और दूसरे थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में घनश्याम तिवारी मंत्री थे। राजे से उनकी अनबन हुई तो उन्होंने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को राजे की कार्यशैली को लेकर बहुत ही तल्ख भाषा में चिट्ठी लिखी थी। लेकिन शाह की तरफ से कोई जब जवाब नहीं आया तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, खुद की पार्टी बनाई, नाम रखा भारत वाहिनी पार्टी। उस बैनर से साल 2018 का उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन ज़्यादा दिन रहे नहीं, दिसंबर 2020 में फिर बीजेपी में वापस आ गए। उनको अमित शाह ने दोबारा पार्टी में शामिल कराया। अभी वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। जबकि दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। राजे के पहले कार्यकाल में किरोड़ी लाल मीणा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। तब साल 2006 में गुज्जर एसटी में शामिल होने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने वसुंधरा राजे से मुलाकात कर जनजातीय आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करने की वकालत की थी। फिर 2007 में गुज्जर आरक्षण आंदोलन हिंसक होने के साथ साथ पूरे राजस्थान में फैल गया, और इसी के साथ डॉक्टर मीणा को उनकी मीणा समाज में अच्छा खासा जन समर्थन मिलने लगा।
इसके बाद राजे और डॉक्टर मीणा के बीच दूरियां बढ़ने लगी और बीजेपी से अलग हो गए। फिर साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें फिर अमित शाह ने दोबारा बीजेपी में शामिल कराया। इन दो नेताओं के अलावा ऐसे बहुत से नाम थे जो वसुंधरा राजे के विरोधी थे और ये लोग कोई अंदर खाने विरोध नहीं करते थे, सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ बयानबाजी करते थे। इस तरह विरोध अपना वो जताते थे। बीजेपी पर उठ रहे सवाल, इन दोनों समितियों में वसुंधरा राजे को जब जगह नहीं मिली है तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, आखिर वसुंधरा राजे को इग्नोर कर क्या बीजेपी चुनाव में जाएगी, या उनको इग्नोर कर क्या उसको उस तरह सफलता मिलेगी, अपनी सरकार वो बना लेगी। वैसे पहली बार राजस्थान के लिए बीजेपी कैंपेन कमेटी की भी एक समिति बनाने वाली है। कैंपेन कमेटी जो राज्यों के लिए सबसे अहम होती है, अगर उसमें वसुंधरा राजे को जगह नहीं मिलती है तो ये माना जाएगा कि बीजेपी वसुंधरा राजे को पीछे छोड़ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए आसान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजे को अनदेखा करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे जिस तरह पार्टी में और बाहर राजे का विरोध था, उससे तो बीजेपी के लिए और बुरी स्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। मात्र 1.22% ही वोट कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा मिले। सीटों का अंतर भले 27 का हो। वसुंधरा राजे और उनकी राजनीति को नज़दीक से जानने वाले लोग यह बात जानते हैं कि लोकसभा में दोबारा जीत के बाद बड़े हौसले से मोदी और शाह ने कैसे उनको प्रदेश में अलग थलग करने की कोशिश की, कैसे उन्होंने राजे के धुर विरोधी गजेंद्र सिंह शेखावत को राज्य में उभारने की कोशिश की, कैसे सार्वजनिक रूप से राजे को भला बुरा कहने वाले उन तमाम लोगों को अमित शाह ने पार्टी में शामिल कराया, उनको पद दिए। और ये मतलब सिर्फ 2018 चुनाव राजे की लीडरशिप में हारने का ही नहीं था राजस्थान में, ये पहले से था। और इसकी शुरुआत हुई 3 किस्से मैं आपको बताऊंगा और आप जानेंगे किस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में आपसी खींचतान चल रहा था। फरवरी 2018 में 2 लोकसभा की और 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारी। चुनाव हारने के बाद बीजेपी में उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे अमित शाह, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और वसुंधरा के सबसे खास माने जाने वाले अशोक परनामी से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। लगभग ये 16 अप्रैल की ये घटना है। अमित शाह राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर तत्कालीन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बैठाना चाहते थे। इस पर संघ की भी सहमति थी, लेकिन वसुंधरा ने किसी की परवाह नहीं की। 2.5 महीने तक ये पूरा कसरत चलता रहा और आखिरकार बने संघ की ही पृष्ठभूमि से आने वाले 75 वर्षीय मदन लाल सैनी। दरअसल राजे किसी ऐसे नेता को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहती थी जो आने वाले समय में, क्योंकि उसी साल के आखिर में चुनाव होने थे विधानसभा की, तो जाहिर सी बात है जो अध्यक्ष रहता उसी के हिसाब से टिकट का बंटवारा होता। वसुंधरा राजे ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, इसीलिए उन्होंने संघ की पृष्ठभूमि से तो चुना तो, लेकिन उनकी एक तो आयु 75 साल के थे वो, जितना वो कहती उतना ही वो सुनते। और वैसे भी उनकी जो पूरी स्टाइल थी वसुंधरा राजे की, महारानी स्टाइल था, तो हर कोई उनसे वाकिफ था। तो उस बार बड़ा विवाद हुआ था और अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनवा पाए थे। वसुंधरा राजे ने उनको नहीं बनने दिया था। एक तरह से देखा जाए वसुंधरा राजे की ये पहली जीत थी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली हार। दूसरा तब हुआ जब टिकट वितरण को लेकर बातचीत हुई। असल में क्या हुआ, हर विधानसभा को लेकर वसुंधरा राजे ने एक सर्वे कराया, उसमें कई हजार लोगों से उन्होंने बातचीत की और एक एक कैंडिडेट को उन्होंने एक तरह सर्वे कराया। उसकी एक लिस्ट उन्होंने बनाई, लगभग 200 विधानसभा का ये पूरा लिस्ट था और इसको लेकर वो अमित शाह से मिलने गई। अमित शाह उस लिस्ट को देखते हैं और लिखते ही उनका माथा गर्म हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास भी संघ की जो सर्वे थी वो भी आ चुकी थी और जो उन्होंने अपनी कुछ बीजेपी की जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, बीजेपी के जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनसे उनकी कुछ सर्वे करने वाले लोग हैं, उनसे भी उन्होंने राजस्थान को लेकर सर्वे कराया था, जिसमें संघ और बीजेपी का जो अमित शाह ने करवाया था वो सर्वे और वसुंधरा राजे का सर्वे का जो पूरा लिस्ट था, इसमें वो बहुत सारे नाम नहीं थे। तो अमित शाह काफ़ी भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि ये किस तरह का सर्वे है,
क्योंकि पूरे पूरे 5 साल में जो पूरा विवाद चल रहा था राजस्थान में, वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी के जो मंत्री थे वो बागी हो रहे थे, विधायक थे वो सार्वजनिक रूप से आलोचना कर रहे थे, और फिर जगह जगह कुछ ऐसी चीज़ें कुछ हो रही थी राजस्थान में जिसको लेकर अमित शाह चाह रहे थे कि 50% टिकट जो है, मतलब 100 टिकट वो बीजेपी विधायकों को काटना चाहते थे, जबकि वसुंधरा राजे ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि 80% टिकट जो वर्तमान में जो जिनको टिकट मिला था पिछली बार 13 में, उन्हीं को ही 80% टिकट दिया जाए, 20% इधर उधर कर लिया जाए। अमित शाह ये नहीं चाह रहे थे। जब अमित शाह काफ़ी इस पर भड़के, इस पूरे सर्वे को लेकर, इनकी वसुंधरा की लिस्ट को लेकर, वसुंधरा चुपचाप वहाँ से चली आती हैं, और जितने भी लोग थे जिनमें वसुंधरा की लिस्ट में जिनके नाम थे, सबको संदेशा कहलवा देती है कि आप लोग चुनाव की तैयारी कीजिए, आप ही लोग चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह को जब ये बात पता चलती है, उसी के तीसरे दिन वो 200 विधानसभाओं में से 131 लोगों की लिस्ट जारी करते हैं, और इसमें से ज़्यादातर नाम वही थे जो वसुंधरा राजे लिस्ट देकर गई थी। तो अगर देखा जाए तो ये वसुंधरा की दूसरी जीत थी और अमित शाह नरेंद्र मोदी की दूसरी हार। मुस्लिम प्रत्याशी के लिए सन से भिड़ गई वसुंधरा राजे। यूनिस खान वसुंधरा राजे के सबसे करीबी लोगों में उनकी गिनती होती थी। वो कैबिनेट मंत्री थे और डिडवाना से बीजेपी विधायक थे। 2013 में दो मुसलमान जो प्रत्याशी थे वो जीते थे बीजेपी के टिकट पर। पहला थे नागौर सीट से हबीबुर रहमान, जिनका टिकट कट गया था, और डिडवाना सीट पर विधायक थे यूनिस खान। वो भरत सिंह शेखावत के करीबी लोगों में भी उनकी गिनती होती थी, और इसके बाद उनके जाने के बाद वसुंधरा राजे के काफ़ी करीब वो आ गए थे। 2018 के चुनाव को लेकर बीजेपी आरएसएस की पॉलिसी थी कि किसी भी मुसलमान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी, लेकिन वसुंधरा राजे यूनिस खान को लेकर बीजेपी और संघ से भिड़ जाती हैं, और उनकी जिद के चलते ही बीजेपी डिडवाना से तो उनको टिकट नहीं देती है, जहां से यूनिस खान विधायक ऑलरेडी थे। सचिन पायलट के खिलाफ टोंक विधानसभा से उनको उतार देती है। यूनिस खान चुनाव हार जाते हैं सचिन पायलट के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस को वसुंधरा राजे के सामने झुकना पड़ा, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि ये वास्तव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हार थी और वसुंधरा की ये तीसरी जीत। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो, लाइक का बटन दबा सकते हैं।